भी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कि हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऊपर वाले ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा दिया ही है। सो उसे अगर हम अनफोल्ड कर ले। आपसे पूछूं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन तीनों का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस खान का अभी टाइम और ज्यादा चमकेगा? ये इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे और सक्सेस इनके पास आएगी। इनको सक्सेस के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिल्मी चर्चा, और मैं हूं आपका होस्ट मोहित मंघानी। नंबर्स ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं होते, ये हमारी लाइफ, लव और लक तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि नंबर्स सिर्फ डिजिट्स नहीं, हमारी डेस्टिनी के कोड्स हैं। और इसे डिकोड करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, जो है न्यूमरोलॉजिस्ट पुनीत देसाई जी। पुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। पुनीत जी, न्यूमरोलॉजी ये वर्ड तो हमने कई बार सुना है, लेकिन कई लोग एग्जैक्टली जानते नहीं न्यूमरोलॉजी है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे सिंपल टर्म्स में, न्यूमरोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे और ये कैसे हमारी लाइफ में अप्लाई करती है, तो क्या बताएंगे? मोहित जी, ऐसे कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी अगर बहुत सिंपल तरीके से अगर रखा जाए, ये अंक शास्त्र है जिसे हम जानते हैं। अंक शास्त्र मतलब कि 1 से 9 जो हमारे पास अंक होते हैं, और ये 1 से 9 अंक है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी के भी पास में 1 से 9 सारे अंक हो हमारी डेट ऑफ बर्थ में। 1 से 9 अंकों का क्या प्रभाव होता है हमारी लाइफ पे, चाहे वो बिहेवियर है, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो करियर है, हेल्थ है, एवरीवेयर। सो सारे हमारी लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है, ये सारे के ऊपर हमारे ऊपर ये अंकों का प्रभाव है। अंकों का प्रभाव मतलब कि ये जो सारे अंक है 1 से 9, ये सारे अंक एज पर ज्योतिष जिसे हम 9 ग्रह कहते हैं, ये 9 ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं। जो हम कहते हैं कि 1 से 9 अंक है, इनकी हमारे ऊपर प्रभाव होता है। तो प्रभाव होता कैसे है, इनके अंदर वाइब्रेशन आती कहाँ से है? तो वो जो 9 जो प्लैनेट्स है, जो 9 ग्रह है, उनका एक्चुअली हमारे ऊपर असर होता है। सो 9 प्लैनेट्स इज इक्वल टू 9 नंबर्स। सो नंबर 1 इज इक्वल टू सन, नंबर 2 इज इक्वल टू मून। इस तरीके से 1 से 9 पूरा आगे चलता जाएगा। तो जो ग्रह होते हैं उनके साथ हर नंबर का एक पॉइंट होता है। तो वो जो ग्रह है, हाँ, उसका हमारे जीवन पे असर होता है। जैसे हम एज पर न्यूमरोलॉजी कहते हैं कि नंबर 1 का बंदा है तो ऐसा होगा, नंबर 2 है तो ऐसा होगा, इस तरीके से। बट सिर्फ 1 से 9 नंबर्स का हम सिर्फ बिहेवियर पैटर्न समझ सकते हैं, लेकिन बाकी सारा जो है पूरा जो गणित है इसका न्यूमरोलॉजी का, वो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से ही समझ में आएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर हम दोनों, अगर आप 1 तारीख से जन्म हुए हैं, मैं 19 से हुआ हूँ, तो आपका भी 1 आएगा टोटल और मेरा भी 1 आएगा, लेकिन फिर भी हम दोनों अलग अलग हो सकते हैं। राइट। सो जनरली काफ़ी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दोनों 1 है, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है, बिकॉज अंदर सारे नंबर्स उनके चेंज होते जाते हैं। तो जिसे इसका जो बेस जो है न्यूमरोलॉजी का, दैट इज बेस जो है इसका लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में मूलांक और भाग्यांक भी कहते हैं। राइट। सो व्हाट इज मूलांक, व्हाट इज भाग्यांक? कि अगर एक डेट ऑफ बर्थ ली जाए, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मेरी ही डेट ऑफ बर्थ अगर मैं लूँ, तो माई डेट ऑफ बर्थ इज 08/09/1975। सो ओनली 08 जो है उसका टोटल करेंगे, 0 + 8 इज इक्वल टू 8। तो 8 जो है ये मेरा मूलांक है या लाइफ पाथ नंबर जिसे हम कहते हैं। और पूरी जन्म तारीख का टोटल किया जाए, 08 प्लस मंथ, 09 प्लस ईयर 1975, तो ये हो जाएगा 39। तो 39 का फिर से टोटल करेंगे, 3 + 9 तो 1 वो 2 आएगा, तो 12, 12 प्लस मतलब फिर से 3। सो टोटल हो के जब सिंगल डिजिट आएगा दैट इज 3। सो माई लाइफ पाथ इज 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज 3। तो जिसे हम हिंदी में मूलांक और भाग्यांक 8 और 3। सो अगेन इसे 8 और 3 को हम कनेक्ट करेंगे प्लैनेट के साथ में कि 8 इज इक्वल टू सैटर्न, 3 इज इक्वल टू जुपिटर। सो इस तरीके से मूलांक, भाग्यांक और बाकी आपके चार्ट में न्यूमेरोस्कोप में पूरे नंबर कौन कौन से है, उस पे से सारी चीज़ें हमें पता चलेगी कि मेरा बिहेवियर पैटर्न है, या फिर मेरा करियर क्या हो सकता है, रिलेशनशिप्स क्या हो सकती है, हेल्थ में क्या हो सकता है, कौन सा बिजनेस सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
और ये जो लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर है इसको हम कनेक्ट करेंगे फिर मेरे नाम के साथ में। अच्छा, वो भी कनेक्शन होता है। जी, तो जैसे एक तो हो गया कि नंबर निकल के आया हमारी डेट ऑफ बर्थ से। हाँ जी। अब दूसरा जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जिसे न्यूमरोलॉजी जो लोग जानते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी या नेम चेंज करना है, तो नेम हमारा कंपेटिबल होना बहुत ज़रूरी है हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ में। राइट। बिकॉज द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप अगर कुछ है एक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इमीडिएटली उनका कनेक्शन हो जाता है उनके पेरेंट्स के साथ में, रिलेशनशिप चालू हो जाता है। सिबलिंग्स है तो सिबलिंग्स के साथ में, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, और बड़े होंगे तो फ्रेंड्स, स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स, फिर शादी होगी तो फिर से वाइफ, फिर बच्चे, है ना। सो और ऑफिस में, बिजनेस में, कलीग्स, बॉस, उनके साथ रिलेशनशिप्स। बट ये सारे रिलेशनशिप जो है ये छोटे हैं, मतलब इनकी जो लाइफ है ये 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। मैक्सिमम जो देखा जाता है लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इज बिटवीन आइदर हमारे पेरेंट्स के साथ में है, आइदर हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में है। दैट इज अराउंड बिटवीन 30 to 50 years। बट उससे भी लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, वो तो टाइमलेस है। क्योंकि एक इंसान का जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद 6 दिन के बाद या 21 डेज के बाद में उनका नामकरण हो जाएगा। करेक्ट। तो जैसे ही डेट के साथ में उनका नेम जुड़ गया जी। उस दिन से लेकर जब तक इस पृथ्वी पे वो इंसान रहेगा, 50 साल, 70, 80 साल, तब तक वो दोनों को साथ में रहना है। राइट। तो ये दोनों का कंपेटिबल होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंपेटिबल नहीं है तो फिर जो हम कहते हैं कि जीवन में डिले होना या स्ट्रगल होना, ये ज़्यादा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों की वजह से, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट विद द हेल्प ऑफ नेम करेक्शन या कंपेटिबल नेम अगर है तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को, स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। कम कर। सो दिस इज़ हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स कि इट इज़ अबाउट लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंड फिर हमारे नेम को हमारे डेट ऑफ बर्थ से कंपेटिबल होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये लास्ट वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब Yeah. मैं समझ रहा हूँ। बट ये जो आपने बताया, एक्सप्लेन किया, तो ये सिर्फ करियर या बिजनेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, राइट? ये फैमिली में या बच्चों तक का भी आता है न्यूमरोलॉजी का असर? जी जी जी। बच्चों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने अपनी लाइफ की इतनी एज होने के बाद में मैंने अपना नेम करेक्शन किया। राइट। किस एज में किया था? मैंने 39 की एज में किया, समझो। ठीक है। तो मेरे लाइफ का हाफ पोर्शन तो चला गया, उसके बाद मैंने किया। अगर एक बच्चा जन्म होता है उसे अगर हमें अगर पहले से ही अगर करेक्ट नेम अगर दे दिया जाए, करेक्ट नेम इन द सेंस कि उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ के साथ में अगर बच्चे का नेम अगर अलाइन किया जाए, मतलब आजकल जनरली लोग जो नाम रखते हैं कि कुछ लोग पहले से ही नेम डिसाइड करते हैं कि अगर बेबी बॉय हुआ तो ये नेम है, बेबी गर्ल हुआ तो ये नेम है। सो नेम के साथ प्रोफेशन भी डिसाइड हो जाता है कि मेरा बेटा ये बनेगा। राइट। और एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी वाइफ का नाम ये है, सो हम दोनों का नाम मिला के बच्चे का नाम ये होगा। बहुत नाम है ना। सो बट इस तरीके से नाम नहीं रखना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि इमोशंस जुड़े हुए हैं पेरेंट्स के बच्चों के साथ में, बट एक पेरेंट्स अगर बच्चों को अगर सबसे बेस्ट अगर कोई गिफ्ट दे सकते हैं लाइफ टाइम के लिए तो वो है उनको बेस्ट कंपेटिबल नेम देना। क्योंकि उससे बच्चे का नॉट ओनली करियर, बट करियर तो बहुत बाद में आएगा आफ्टर द एज ऑफ 20, 25, 30, बट उससे पहले ही जो उनका बिहेवियर पैटर्न है या बहुत सारी स्ट्रगल जो है वो बहुत कम हो जाएगी उनकी। सो नेम बच्चों के लिए तो यस, जैसे ही बॉर्न होते हैं, बट आजकल काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप लोगों को पता चला है न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यू बॉर्न बेबी नेम्स के बारे में, तो काफ़ी सारे लोग अब इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है और लोग इसे पहले से फॉलो करते हैं, विच इज़ सुपर। कि यस कि हाँ, एकदम मेरा ऐसा मानना है कि बेस्ट 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 गिफ्ट है बच्चे के लिए कि उनको पहले से कंपेटिबल नेम मिल जाए। सर, इसी के साथ साथ ना आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी काफी नाम चल रहा है, बट ये सब नहीं जानते कि क्या ये एक्चुअली में उतनी क्रेडिबल है, कि क्या सच में मोबाइल नंबर बदलने से आपकी किस्मत में वो बदलाव आता है या सिर्फ ये एक बहुत बड़ा मिथ है?
मोबाइल न्यूमरोलॉजी यस इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। आज के ज़माने के लिए, आज का जो हम लोग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2000 से लास्ट 25 ईयर्स से हम लोग मोबाइल्स पे काफ़ी डिपेंडेंस है, और अभी खास करके विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया जितना डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो यस मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है। लेकिन आजकल जितना बताया जाता है कि सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने से कुछ हो जाएगा या पैसा बरसेगा, वैसा तो नहीं होगा, है ना। या आपके मोबाइल नंबर में कुछ स्पेसिफिक नंबर है तो कुछ दिक्कत परेशानी हो जाएगी, वैसा भी नहीं होगा। जैसे वो कहते हैं 0 या 8 या 7 अनलकी नंबर्स जी, होते हैं। किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा वो सही नहीं है कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही चेंज कर देने से जीवन में एकदम कुछ पैसा बरस जाएगा या स्ट्रगल कम हो जाएगी, नहीं। मोबाइल नंबर इम्पोर्टेंट है, यस। हमारी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने बताया कि मेरा लाइफ पाथ 8 है, डेस्टिनी नंबर 3 है, तो विथ 8 एंड 3 के साथ में मेरे न्यूमेरोस्कोप में कौन से नंबर मिसिंग है, इम्पोर्टेंट नंबर अगर कोई मिसिंग है, तो अकॉर्डिंगली मैं उस नंबर पे अपना मोबाइल नंबर लेके जाऊंगा और उससे मुझे हेल्प होगी, नो डाउट। लेकिन न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर का अगर परसेंटेज में अगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए, तो मेरे हिसाब से 5% का रोल होगा, इससे ऊपर का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी सब चीज़ों से मेरा मानना है कि एकदम दूर रहा जाए। लेकिन यस, आपके आसपास के जो भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनके पास जाइए और मोबाइल नंबर चेंज ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा अच्छा है तो चलो स्ट्रगल दूर होगी, लेकिन अगर ख़राब नंबर पे है हम्म। तो वो 5 to 7% नहीं होगा, वो शायद ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या है कि आज की तारीख में हम लोग जी पे, फ़ोन पे, पेटीएम, सारा पैसा तो नंबर्स के थ्रू ही आ रहा है ना। तो मोबाइल नंबर यस इम्पोर्टेंट है, लेकिन मिथ से भी दूर रहा जाए कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं, टोटल क्या होना चाहिए वो जानना ज़रूरी है। दैट्स इट, इतना ही ध्यान रखना चाहिए जब भी मोबाइल नंबर लिया जाए नया। सर ये चीज़ें हम रोज़ कैरी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें पता नहीं हम्म रहती है। अब हम्म, देखिए, आज हम फिल्मी चर्चा में तो थोड़ा सा मैं बॉलीवुड के बारे में जी जरूर बात जरूर जरूर। करूंगा। सबसे पहले, आने वाले समय में हम्म आपको क्या लगता है, कौन से वो यंग एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं जिनका टाइम 100% चमकेगा? आने वाले टाइम में वैसे तो काफ़ी लोगों के मैंने एनालिसिस किए, जिसमें एकदम अभी जो मुझे ध्यान में आ रहा है वो एक तो है अगस्त्य नंदा, है ना। तो ये आप इनको कह सकते हो कि एकदम लंबे समय का घोड़ा है, बहुत आगे समय तक देखेंगे इनको। वैसे इनकी काफ़ी कम एज में इन्होंने इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है इनके शायद कोई मूवी भी अभी आ रही है 21, है ना। तो यस, ये एकदम लंबे समय तक आगे जाएंगे। और अगर एक्ट्रेस में बात की जाए तो राशा थड़ानी, है ना, हम्म। ये भी बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि ये दोनों का जितना मैंने एनालिसिस किया है, ये दोनों के लिए जो करियर है ग्लैमर इंडस्ट्री, ये इनसे हमेशा जुड़े रहेंगे और सक्सेस इनके पास आएगी, इनको सक्सेस के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ मतलब एक्चुअली में क्या बर्थ डेट देख के बताई जा सकती है कि आप किस करियर में या किस बिजनेस में एक्सेल करने वाले हैं? यस एब्सोल्युटली, ये जो भी ये सारे एनालिसिस है, ये सारी चीज़ें हम डेट ऑफ बर्थ से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा हो सकता है। हम काफ़ी बार ऐसा देखते हैं कि फेमस पर्सनालिटीज़ है, अगर कुछ ऐसे अगर नाम लिया जाए किसी का, तो बॉलीवुड से ही जो फिरोज़ खान रहे हैं, है ना, एकदम मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, है ना। और इनके ही बेटे हैं जो फरदीन खान, जिनका डेब्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, आई थिंक यलगार मूवी से शायद हुआ था। अभी कमबैक भी हुआ है, जी, रिसेंट में कमबैक काफी भी अच्छा। हुआ है। लेकिन हमेशा ये आते जाते ही रहे, है ना। जैसा इन्हें मिलना चाहिए था उनको, फेम, नेम, सक्सेस, वो उनसे काफ़ी दूर रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अगर पर्दे के पीछे के कलाकार होते, है ना, तो इनको बहुत सक्सेस मिल सकती थी। लाइक अ प्रोड्यूसर, जैसे डायरेक्टर। कि एडिटिंग में हो गए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पीछे बिहाइंड द कैमरा कोई भी काम अगर ये कर ले, एक नंबर का काम हो सकता था इनके लिए। अच्छा, ये भी पता चल जाता है कि फील्ड में रह जी के आप पर्दे के सामने या पर्दे के जी पीछे ज्यादा। जी, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगस्त्य नंदन, राशा थड़ानी के लिए जो पर्दे के सामने वाला जो है, इनके लिए बेस्ट है।
तो सर ऐसे तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी या वो ऑकल्ट साइंस जो कहते हैं उसको लेके कई गलत फहमियां होंगी, कई मिथ्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपको क्लियर करनी हो तो। अकल्ट साइंस को लेकर मिथ, चाहे वो नॉट ओनली न्यूमरोलॉजी, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामेस्ट्री हो, हर फील्ड के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि नेम करेक्शन करने से या कोई उपाय करने से, आजकल काफ़ी ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं कि आप ये कर लीजिए तो पैसा बरसेगा, या आप शनिदेव को तेल चढ़ा लीजिए, सूर्य को पानी चढ़ाइए, है ना, या मीठा खाना खिला दीजिए लोगों को तो पैसा ही पैसा बरसेगा, है ना। ऐसा नहीं है। ये सबसे, देखिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात है यहाँ पे कि सोशल मीडिया से हेल्प भी हुई है लोगों को बहुत, उतना ही डिसएडवांटेज हो चुका है कि जो रेमेडीज बताई जाती है, जैसे आज हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, शायद ये आधा घंटा 1 घंटे की पॉडकास्ट है, उसमें मैं सब कुछ तो बता ही नहीं पाऊंगा। ये इतना इतना डीप सब्जेक्ट है ये अकल्ट साइंस की, जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो कभी भी एक पॉडकास्ट में जाके सारी चीज़ें बता देना किसी के भी लिए सही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, खास करके मैं ये कहूँगा व्यूअर्स को, कि कोई भी ऐसी रेमेडीज जब बताई जाती है किसी भी पॉडकास्ट में, तो उसका सिर्फ कहने का मतलब है कि आप किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए और फिर आप आपके लिए वो रेमेडीज कीजिए, नहीं कि वो सारी जो रेमेडीज बताई जाती है वो जनरल है, सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए वो नहीं है। खास करके अगर जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि लोग शनि मंदिर जाना या चींटी को आटा देना, है ना, ये सभी लोग करते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है और अगर आप ये कर रहे हैं तो मेरी एकदम नम्र विनंती है कि आप इमीडिएटली इसको पहले बंद कर दीजिए, और जितने समय से चला रहे हैं ना, सिर्फ आप उतने ही महीने मत कीजिए और फिर आप चेंजेस देखिए अपनी लाइफ में। पहले वो कम करें, हाँ, बंद करें। बंद कर दीजिए पहले तो। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28 है और अगर आप शनि देव को तेल चढ़ा रहे हैं या दिया कर रहे हैं या चींटी को आटा दे रहे हैं, तो सर आपने जीवन में अपने स्ट्रगल को बुला लिया है सामने से। एज पर न्यूमरोलॉजी, नंबर 1 इज अ सन, सूर्य देव, और 8 इज अ सैटर्न। ये दोनों एकदम ही एंटी है। और अगर 1 का बंदा अगर सैटर्न के लिए सामने से अगर रेमेडीज करेंगे, सेम गोज विद 8 वाला बंदा अगर सूर्य को पानी चढ़ाएंगे अगेन, तो भी ये दिक्कत हो जाएगी, उल्टा हो गया। 3, 12, 21, 30 तारीख के लोग अगर शुक्रवार के दिन मीठा खाना दे रहे हैं, है ना, जो रेमेडीज बताई जा रही है कि मीठा खाना दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, मिठाई दीजिए, चावल दीजिए, पनीर दीजिए, अगेन उनके लिए भी सेम हो जाएगा। सो यस, कि मिथ ऐसा है कि ऐसी रेमेडीज कर देने से कुछ चेंजेस आ जाएंगे, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नेम करेक्शन कर लेने से कोई बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। यस, नेम करेक्शन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। आपकी लाइफ में 40-45% का हमें ग्रोथ मिलता है, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ है। जो भी लोग जॉब में है ना, सारे लोग 8, 10, 12 टका या 18 टका इंक्रीमेंट के लिए, ईयरली इंक्रीमेंट के लिए सारे लोग दिन रात 10-10 घंटा मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक नेम करेक्शन करने से अगर ईयरली 40-45% का इंक्रीमेंट मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। बट लेकिन ये सारे मिथ्स से ज़रूर दूर रहना चाहिए कि सिर्फ ये सब करने से ही मेरी लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैं नेम करेक्शन कर लूँ और मैं कहूँगा कि अब मैं आराम करूँगा, अब तो सक्सेस मेरे पास सामने से आएगी, है ना, या मैंने ये रेमेडीज कर ली तो अब तो पैसा बरसने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का तो कोई पर्याय है ही नहीं, चाहे आपकी जो भी कोई जन्म तारीख है। पुनीत जी, ये तो हमारा सौभाग्य है, हम आपके साथ बैठ के बातें समझ रहे हैं। और जैसे आपने कहा ना, सोशल मीडिया पे आजकल हर इंसान या तो न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये बनना सच में इतना आसान नहीं है? इसके लिए डीप नॉलेज भी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि अगेन न्यूमरोलॉजी सीखना या कोई भी अकल्ट फील्ड को सीखना, यस, हम सीख ज़रूर सकते हैं, सारे लोग सीख सकते हैं। आजकल ऐसे पोर्टल्स अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ फीस दीजिए और वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे एंड यू कैन लर्न। यस,
वी कैन लर्न, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब इसे आगे आप जब इसके एनालिसिस करना शुरू करेंगे, जब आप और डीप डाइव करने की बारी आएगी, जब आपको किसी का नेम करेक्शन करना होगा, किसी को रेमेडीज बतानी होगी, किसी को प्रेडिक्ट करना होगा कि इनकी लाइफ में ये इवेंट कब होने वाली है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन्स होंगे, इफ़ एंड बट होंगे ही होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि यस, हम सीख सकते हैं, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर होने चाहिए जो आपको इन फील्ड के साथ में अलाइन करे, है ना। जैसे मैंने कहा कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है ना। तो वैसे ही हर प्रोफेशन की भी एक वाइब्रेशन है। उस वाइब्रेशन को आपको मिलना, अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग शायद लाइफ में सक्सेसफुल है। मैं अक्रॉस द वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया है काफ़ी, तो जब भी हमने ट्रैवल किया है बहुत सक्सेसफुल लोग भी हमें मिले हैं। हम फ्लाइट्स में जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, मतलब वो सक्सेसफुल है। सो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ नॉट ओनली मनी, इट इज़ अबाउट कि वो लोग फिर ये कहते हैं कि लेकिन शायद जो मुझे करना था ना वो तो मैंने नहीं किया, मैं फैमिली को समय नहीं दे पा रहा हूँ, है ना। मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे घुटने में तकलीफ है ना। सो दिस इज़ हाउ कि अगर हमारी प्रोफेशन के साथ में अलाइन नहीं है, सो एवरी प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन। राइट। जैसे ही अगर एक और एग्जांपल दूँ तो ये बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, सीए के घर में सब सीए है, लॉयर है तो सब लॉयर है ना। बट आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि जो एक फादर थे जिन्होंने जो डॉक्टर थे उनके बेटे भी डॉक्टर ही बने। जब वो आगे प्रैक्टिस करते हैं, आगे जाते हैं, तो वो उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती है जो उनके फादर को शायद मिली थी। बॉलीवुड में भी हमने बहुत बार देखा। बॉलीवुड में भी हमने देखा है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाएंगे तो सुनील गावस्कर के जो सन है, रोहन गावस्कर, है ना, ऐसे तो काफ़ी लोग आपको मिलेंगे, हर फील्ड में मिलेंगे। तो उनकी वो एनर्जीज वहाँ पे कनेक्ट होती नहीं है। सेम बैक टू द न्यूमरोलॉजी की क्या सब लोग सीख सकते हैं, सीख जरूर सकते हैं, है ना। इन सारे लोग हैं, रोहन गावस्कर ने क्या क्रिकेट खेला नहीं, एकदम खेला, है ना। फरदीन खान ने एक्टिंग नहीं सीखी, एकदम सीखी, एक्टिंग भी किया, लेकिन स्ट्रगल रही। तो वैसे ही न्यूमरोलॉजी आप सीख जरूर लेंगे। इवन मैं तो कहूँगा कि ये जो भी व्यूअर्स अभी ये देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया भी होगा ऑनलाइन अभी, हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग ने आधे में या एंड में ही छोड़ दिया होगा। अगर उनकी जन्म तारीख में 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये अगर नहीं रहा होगा तो इन लोगों ने अपना कोर्स बीच में ही छोड़ दिया होगा। 357 नहीं रहा होगा तो इन लोगों ने 100% ये कोर्स आगे कंप्लीट नहीं किया होगा। तो अदर वर्ड्स, और अगर किया होगा तो आगे जाके ये ठीक से कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो ये नंबर्स के लिए ये फील्ड बिल्कुल भी तो एप्लीकेबल आपकी जन्म तारीख में अगर आपको ऑकल्ट फील्ड में जाना है तो 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर ये 3 नंबर है तो यू आर ब्लेस्ड कि आप इस फील्ड में हो, मतलब तो लिखा था कि आपको इस फील्ड में आना ही है। तो ये नंबर्स मूलांक नंबर है या वो डेस्टिनी? नहीं, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी हो सकता है, चाहे आपके मूलांक से हो, भाग्यांक से हो, या कहीं से कैसे भी ईयर में भी आ रहा है। टोटल आपके न्यूमेरोस्कोप में अगर ये नंबर आ गए 3, 5 या 7, 3 में से कोई एक आ गया तो भी अच्छा है, 2 आ गए तो बेस्ट है, और अगर 3 आ गया तो फिर क्या ही चाहिए। मतलब वेरी रेयर कॉम्बिनेशन है तीनों का 3 आना, बट अगर आ गए तो बेस्ट है। मेरे पास भी जब इंक्वायरी आती है हमारे पास सीखने के लिए कि हमें ये कोर्स करना है, तो हमारा थोड़ा इसमें अलग तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि आपकी पहले जन्म तारीख दीजिए मुझे, मैं चेक करूँगा कि क्या आपके लिए ये सही है कि नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, तो हम काफ़ी टेम्प्ट हो जाते हैं कि मुझे भी ये करना चाहिए एंड ऑल। बट मेरा ऐसा मानना है कि पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में ही उन्हें फिर सिखाते हैं। तब तक हम नहीं सिखाते हैं, शायद वो बाद में कहीं और जाके सीखते होंगे, आई डाउट। बट मैं एटलीस्ट आगे नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सिखाऊंगा तो आगे जाके वो इसे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनका भी पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। सो और ये जो विद्या है वो आगे जाके हो सकता है कि किसी का नेम करेक्शन रॉन्ग करे,
कोई प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए, हो जाए। रेमेडीज गलत बता दे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे हाथों से ही गलत चीज़ें आगे जाएगी। सो एटलीस्ट वो काम मैं तो नहीं करता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। सो मेरा ऐसा मानना है कि आप एटलीस्ट आज सबको इतना तो मैं यहाँ पे पता चलेगा इस चैनल से कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 357 है, प्लीज़ गो, आप ये फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा है आप सबके लिए। सर ये एक नया टेक अवे था, हम लोग मिले भी 357 वाले इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। इसी तरीके से एक बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमने सुना है। क्या सच में उस न्यूमरोलॉजी से प्रॉफिट या ग्रोथ में सच में बढ़ोतरी होती है? एब्सोल्युटली, बिजनेस न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिजनेस करना अपने आप में एक चैलेंज है। और बहुत सारे चैलेंजेस एक बिजनेस ओनर फेस करते हैं, है ना, डेली लाइफ में। सबसे पहले तो उनका बिजनेस का जो नेम है, जो आइडेंटिटी है, वो सिर्फ एक नाम नहीं है उनके बिजनेस का, वो एक पूरी उनकी खुद की आइडेंटिटी है। उस बिजनेस की आइडेंटिटी है, उनकी खुद की आइडेंटिटी है। तो उनका बिजनेस का जो नेम है, वो उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ में कंपेटिबल होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने पहले बात की थी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ के साथ में मेरा नाम कंपेटिबल होना इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, रिलेशनशिप की जो हमने बात की थी। वैसे ही एक बिजनेस का नेम वो बिजनेस के ओनर के साथ में, है ना, इट्स अ रिलेशनशिप। सो वो कंपेटिबल होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ज़्यादा करके आजकल देखा जाता है कि पार्टनर है बिजनेस में, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, डायरेक्टर्स है 4-5, तो वहाँ पे और ये दिक्कतें बढ़ती जाती है। सो यस, बट बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नेम भी नहीं है, नेम के अलावा फिर आपके क्या नंबर्स होने चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड कौन से कलर का हो सकता है, आपका लोगो में क्या कलर हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर क्या हो सकता है आपके बिजनेस का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका सारा जो रिजल्ट फाइनली जहाँ पे आने वाला है पैसा, जो बैंक अकाउंट नंबर, वो कंपेटिबल होना इज़ अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपकी ऑफिस है, आपका गोडाउन है, आपकी फैक्ट्री है ना, तो आपका उसका भी नंबर होगा, है ना, ऑफिस नंबर, घर नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारे जितने भी नंबर्स जुड़े हुए हैं बिजनेस के साथ में। इवन आपके बिजनेस का जो एक हो गया कि मेरी कंपनी का नाम, कंपनी के नेम के नीचे आता है उनका प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम भी आपके बिजनेस के साथ में कंपेटिबल, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए। मेरे पास में ऐसे ऑथर भी है जो राइटर है, जो बुक्स लिखते हैं, तो वो जब अपनी बुक्स भी जब लॉन्च करते हैं तो बुक का जो नेम है ना, जो सीरीज चलाई है उन्होंने पूरी 1 2 3 करके, तो उसका भी नाम हम न्यूमरोलॉजी से रखते हैं। एक आटा चक्की वाले हैं मेरे पास में, तो उनके पास में काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है, तो उनका जैसे एक हो गया कि उनकी ब्रांड का नाम हो गया, फिर नीचे सारे प्रोडक्ट्स के जो नेम है, तो प्रोडक्ट नेम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर सारे प्रोडक्ट के जो प्राइस है ना, वो भी जो टोटल होके आ रहा है, वो भी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइन हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी डीप। आपकी अगर कोई कंपनी की अगर इवेंट्स है ना, आपका रजिस्ट्रेशन करना है मुझे, तो वो भी डेट हो सकती है। तो सब तरीके से हमें बिजनेस न्यूमरोलॉजी में हमें इसका बहुत ही ज़्यादा डीपली हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सर आप अब ये बता रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे न्यूमरोलॉजी लाइफ का ना जीपीएस है। यस, कि आपको पता है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप न्यूमरोलॉजी से उससे मैच करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि ये आपके लिए है कि नहीं। बट अगर ये इन शॉर्ट समझाना हो सबको कि कैसे हेल्प हो रहा है ये करियर वाइज, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए क्या है ना कि हमारे यहाँ पे इंडिया में खास करके हम लोग करियर इस तरीके से चूज करते हैं कि या तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बेटा या बच्चा आपको ये करना है, या तो इस तरीके से होता है कि जो मैंने नहीं किया वो आप करोगे, या तो वो भी बहुत रेयर होता है ऐसा कि मेरे ड्रीम्स बाकी रह गए थे तो आप इसमें चले जाइए, या तो जो मैंने सक्सेस जिसमें मुझे मिली है वही आप कीजिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन आजकल थोड़े मॉडर्न पेरेंट्स है, वो कहते हैं कि बेटा आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, है ना, फ्रीडम दी जाती है। अब बच्चा भी लेकिन वो हिसाब से डिसाइड करता है कि उसका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो कॉमर्स ले रहा है तो हम भी कॉमर्स लेंगे, इसने इंजीनियरिंग ली तो मैं भी, इन्होंने मेडिकल लिया है तो मैं भी मेडिकल लूँगा। सो सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड है, किसी के पास में भी कोई
पैटर्न नहीं है कि ये करने से मुझे सक्सेस मिल सकती है या मेरे चांसेस बढ़ सकते हैं, है ना। बट यस, न्यूमेरोलॉजी हमारे पास में एक ऐसा टूल है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। मेरा क्यों इस पे इतना ज़्यादा बिलीव है, जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या ये डेट ऑफ बर्थ आप और मैं डिसाइड करते हैं कि मैं इस तारीख को जन्म लूँगा? नहीं। क्या हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं? वो भी नहीं करते हैं, है ना। वो भी उनके हाथ में नहीं है, हम सिर्फ सोच सकते हैं, बट फाइनल तो जो ऊपर वाला परमात्मा है वही डिसाइड करता है कि कौन सी तारीख में ये बच्चे का जन्म होगा। सो मेरी जो जन्म तारीख है 0809/1975, ये तो मुझे ऊपर वाले ने दिए है। तो इसके अंदर जो नंबर दिए हैं वो मुझे ऊपर वाले ने दिए हैं। इन नंबर की जो वाइब्रेशन दी है वो मुझे ऊपर वाले ने दी है। इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो जो बिजनेसेस होंगे या जो जो प्रोफेशन होंगे वो मुझे ऊपर वाले ने, मतलब कि जो हम कहते हैं ना, काफ़ी बार देखते रहे, ये तो टैलेंटेड है, इसके घर में तो कोई सिंगर नहीं है बट बहुत अच्छा गाना गाता है, इसके घर पे तो कोई क्रिकेटर नहीं है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसके घर पे तो कोई डांस सिखाने वाला नहीं है बट कैसे सीख गया है ये, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा कर रहा है, तो नेचुरली टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है जिसे हम कहते हैं। यस, गॉड गिफ्टेड। सो ऊपर वाले ने हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा दिया ही है। सो उसे अगर अनफोल्ड कर ले कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। सो खास करके पेरेंट्स लोग आजकल तो 2 ढाई 3 साल में ही हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चे लोग को डाल देते। उसमें भी इस तरीके से होता है कि मेरे पड़ोस का बच्चा या मेरे जान पहचान में जो बच्चा है वो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में जा रहा है तो मैं बोलूंगा चलो मैं भी भेज देता हूँ, इसी बहाने 1-1.5 घंटा कुछ तो बाहर जाके सीखेगा। अगेन इट्स वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चे के लिए अच्छा हो लेकिन मेरे बच्चे के लिए वो अच्छा ना हो। तो बचपन से ही वो बच्चा समझिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट करते जा रहा है, और वो जब बड़ा होगा और उसे जब स्ट्रगल होगी उस फील्ड में, डिजाइनिंग फील्ड में, तो वो बोलेगा कि मैं तो एट द एज ऑफ 4 या 5 ईयर्स से मैंने ये करना शुरू किया है, बट मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो शायद मेरे बाद में कोई बोल रहा है कि मैंने तो 5 साल पहले ही ये सीखा एंड आई एम डूइंग वेल, बिकॉज कि हम बचपन से ही रॉन्ग एनर्जीज के साथ में जुड़ गए थे। सो विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, यस, पेरेंट्स पहले से पता कर सकते हैं कि मेरा बच्चे के लिए स्पोर्ट्स अच्छा है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, तो पढ़ाई में मेडिकल में जाया जाए, इंजीनियरिंग में जाया जाए, है ना, किस में जाया जाए। तो पहले से अगर पता है तो मैं उनको पहले से ही उसी दिशा में हम उनको भेजेंगे। पेरेंट्स की जो हार्ड एंड मनी है खास करके, वो भी करेक्ट डायरेक्शन में जाएगी कि मुझे पता है कि मेरा बेटे का स्पोर्ट्स में करियर है और मैं स्पोर्ट्स में पैसा खर्चा कर रहा हूँ और मेरे बच्चे की एनर्जी भी उसी में जा रही है। बट सर, ऐसे ये चीज आप जैसे बता रहे हैं, I'm श्योर कई पेरेंट्स ये सवाल पूछना चाहेंगे, न्यूमरोलॉजी कितनी एक्यूरेट है? मतलब लाइफ में अगर इम्प्रूवमेंट आ सकता है न्यूमरोलॉजी से, सो 0 में से 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे कि इतना इम्प्रूवमेंट न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको हो सकता है? इम्प्रूवमेंट देखो, आपने एक साथ एक्चुअली 2 सवाल पूछे हैं कि कितना परसेंटेज में बात की जाए तो एक्यूरेट कितना है। तो एक्यूरेट तो हम कह सकते हैं कि ये तो अगेन पर्सन टू पर्सन है। जैसे मैंने बताया, अगर 357 वाला बंदा है और अकल्ट फील्ड में है तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आपको वो बोलेगा कि 90% ही एक्यूरेट है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको जो जो बताऊँगा 90% इवेंट आपकी लाइफ के साथ में मैच होगी ही होगी, चाहे वो आपका मैरिज हो, हेल्थ हो, बिजनेस, करियर, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, घर, गाड़ी, ये सारी इवेंट्स मेजर इवेंट्स है, ये बार बार नहीं होती है ना। तो ये इवेंट्स आपकी लाइफ के साथ ज़रूर मैच होगी, है ना। अगर वो जो भी एक्सपर्ट है न्यूमरोलॉजी में वो अगर अच्छे से आपका चार्ट स्टडी करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि 85 से 90% आपकी लाइफ में एक्यूरेसी इसमें होती है और वो एकदम करेक्ट प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा था कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो यस, विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 40-45%, 50% मैक्स मुझे लगता है कि हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि 40 से 50% इम्प्रूवमेंट इज़ टू गुड, है ना। कि मैं जो करने वाला हूँ काम तो मैं वही कर रहा हूँ, बस मैंने सिर्फ एक नेम करेक्शन किया है और कुछ जो मेरे चार्ट में मिसिंग नंबर्स है तो उसकी मैंने कुछ रेमेडीज आपको सजेस्ट की है और वो रेमेडीज मैं कर रहा हूँ। और विद द हेल्प ऑफ दैट अगर हर साल 40-45-50% अगर इम्प्रूवमेंट मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। 50% भी अपने आप में बहुत अच्छा। या बट सर, आज के टाइम पे एआई और टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, इतना ओवर पावर हो गया है कि ह्यूमन लेबर्स के जो वर्क है वो भी आजकल चैलेंज हो गए। तो इस पूरे प्रोसेस में आप
न्यूमरोलॉजी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या एआई न्यूमरोलॉजी को रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा या सपोर्ट करेगा? मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि एआई हमें सपोर्ट करने के लिए ही है ना। सपोर्ट हो सकता है, सब फील्ड में एआई से हमें सपोर्ट मिलेगा, न्यूमरोलॉजी में भी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रिप्लेस कर सकता है कभी भी, है ना, किसी भी फील्ड में, और ख़ास करके न्यूमरोलॉजी में, जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ अभी तो लाइफ पाथ और डेस्टिनी नंबर, मतलब कि मूलांक भाग्यांक की बात की थी। तो मूलांक और भाग्यांक होते हैं हमारे 9 नंबर्स है, तो 9 लाइफ पाथ और 9 डेस्टिनी नंबर, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो कितने हुए? 81 तरीके के लोग हुए, राइट। 81 इंटू फिर 9 नंबर्स है, न्यूमेरोस्कोप में 9 नंबर्स है, 81 इंटू जब आप 9 करोगे तो 729 होता है। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो 729 तरीके के दुनिया में लोग है ना, और 729 तरीके के चार्ट बन सकते हैं। अब ये इवन 729 को भी, जितने भी नंबर्स है 1 से 9, अगर मैं इसको, ये तो सिर्फ एक बार पकड़ा था मैंने, 2 बार 3 बार 4 बार आएगा तो क्या होगा, और नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये हजारों चार्ट बन सकते हैं, हजारों की मात्रा में चार्ट बन सकते हैं। तो जिसका फॉर्मूला डालना एआई में, इट इज नेक्स्ट टू, बिकॉज एज ए ह्यूमन बनाना भी डिफिकल्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग इतने सारे चार्ट के सामने अपनी लाइफ में आते भी नहीं है, बिकॉज हम चाहे जितना भी कंसल्ट कर ले, लेकिन जितना मैंने आपको बताया कि हजारों तरीके के चार्ट, तो इसीलिए सेम डेट ऑफ बर्थ के भी जब लोग आते हैं तो भी डिफरेंट डिफरेंट अंदर सब निकलता आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एआई कभी भी रिप्लेस करेगा। यस, हेल्प ज़रूर करेगा, कि आपका कुछ काम आसान ज़रूर कर सकता है, कि अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो आपको शायद वो बना के दे दे, या उसे थोड़ा आजकल के लिए थोड़ा ग्लैमराइज्ड कर दिया जाए, उसे थोड़ा, है ना, पेंट वेंट करके, वो सब ज़रूर कर सकते हैं। बाकी बट मैं तो फिर भी, लेकिन आज के टाइम पे भी मैं हाथों से ही चार्ट बनाता हूँ, पेन पेपर लेके ही मैं चार्ट बनाता हूँ और उसी से देता हूँ। मुझे लगता है कि जो हाथों से जो लिखावट है उसकी एक अपनापन टच अलग ही है। पर्सनल टच है। या बट सर, आपने ग्लैमराइज की बात करी, तो हम फिल्मी चर्चा में हैं, तो ग्लैमर की बात तो हम यस करेंगे। यस। तो सर, अगर बॉलीवुड की बात करें, तो आपके हिसाब से बॉलीवुड कपल्स में भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसी जोड़ियां हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, या कह लीजिए कुछ मिसमैच्ड हैं? मिसमैच तो नहीं है, बट सबसे अच्छी अगर देखा जाए तो रणबीर कपूर एंड आलिया, सबसे स्ट्रॉन्ग? या सबसे स्ट्रॉन्ग। हम्म। और इवन दो कि दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। सर, शादियों की बात हो रही है और सलमान खान की नहीं हो तो थोड़ा हम्म इनकम्प्लीट हो जाता है। हम्म मतलब उनकी शादी के लिए तो पूरा देश क्यूरियस है। हम्म तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो आसार स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, या अभी भी डिले लगता है? वो अब शादी नहीं करेंगे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हाँ जी, अब वो शादी नहीं करेंगे आगे। तो ये पहले वो पे पेज उनका अब चला गया है, उन्होंने भी मन मना लिया होगा, आई एम श्योर 100%। पर ये न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है कि ये तो हाँ, क्योंकि वो एक फेज आता है आपकी लाइफ में, और जैसे शादी के लिए पीरियड्स आते हैं कि ये पीरियड मेरा जो चल रहा है इसमें शादी के योग बहुत ही अच्छे हैं, तो वो पीरियड उनकी लाइफ में काफ़ी बार आके चला गया है, तो अब आगे मुश्किल है अब। मुश्किल है। बट ये तीनों खान आज भी सारे फैंस को उतना ही खुश करते हैं जितना उन्होंने स्टार्टिंग में किया था। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, हम्म इन तीनों का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम्म किस खान का अभी टाइम और ज्यादा चमकेगा? आने वाले टाइम में अभी 2025 26, और सलमान खान का 2027 बहुत ही अच्छा साल जाएगा, अच्छी हिट आएगी उनकी 2027 में। और शाहरुख खान 2026 में आएगा, आमिर खान भी 2027। तो आने वाले 1-2 साल में ही आपको फिर से इनकी अच्छी मूवीज़ दिखेगी, बहुत अच्छी मूवीज़ दिखेगी। जैसे शाहरुख सर ने बर्थडे पे अपना किंग का टीजर तो एक छोटा सा दिया ही है, तो होप करते हैं अच्छा, 20 मुझे आइडिया नहीं था उसका जी। आएगी, उनकी अच्छी मूवी आएगी, और मेरा ऐसा मानना है कि अब वो अलग तरीके के रोल्स करेंगे और लोगों को एक नया शाहरुख खान फिर से दिखेगा। उसके आसार हमको भी से दिख रहे हैं, हमने देखा टीजर में। हम्म बट सर, एक सीरियस सवाल, बॉलीवुड में हम देखते हैं कई बार कपल्स के डिवोर्सेस होते हैं, रिलेशन नहीं चल पाते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये मतलब बहुत नॉर्मल है कि वर्क नहीं करता है, या इसके पीछे भी कोई साइंस है? नहीं, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में एक्चुअली हमें दिख जाता है इजीली, क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटीज़ है,
तो हमें सिर्फ दिख जाता है कि इनके साथ में ऐसा हुआ, बट आम ऐसे भी जनरली भी ऐसा होता है कि यस डिवोर्स तो सब चलता है, नॉर्मल लाइफ में भी आजकल होता है, बट वो हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। कि मिसमैच तो चाहे वो बॉलीवुड हो या अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड बाहर की दुनिया में हो, वो मिसमैच अगर है तो फिर वो डिवोर्स होने की संभावना तो हाईएस्ट है ही है। बट ऐसा मैंने फिलहाल कोई स्टडी नहीं किया है कोई कपल्स का कि जहाँ पे ऐसा कुछ आने वाले समय में इमीडिएटली दिखे। पर ऐसे नंबर मैरिज के लिए कुछ अनलकी हो सकते हैं। नहीं, मैरिज के लिए अनलकी ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग पार्टनरशिप, इट इज अबाउट पार्टनरशिप। जैसे मैंने बिजनेस में बात की थी, बिजनेस में पार्टनरशिप होना जरूरी है, तो इट इज सेम विथ कि मैरिज में पार्टनरशिप है। तो वो अगर पार्टनरशिप में अगर वो नंबर्स एक दूसरे के साथ में अलाइन नहीं है, दोनों की वाइब्रेशन अलग है, तो फिर वहाँ पे गाड़ी आगे नहीं चलती है लंबे समय तक। कोई भी तो फील्ड। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बॉलीवुड हो या कोई बाहर भी हो। सर जैसे आपने बताया अगस्त्या का, और ऐसे कोई स्टार्स चाहे वो ओटीटी हो या चाहे म्यूजिक फील्ड से भी हो, जिनको आप बता सकते हैं कि ये नंबर्स के हिसाब से लगता है आगे जाके इनकी एक अलग लेगेसी बनने वाली है या अपने आप में शाइन करने वाले हैं, और कोई नाम? आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो अगस्त्या और आशा के अलावा एक्चुअल में देखा जाओ तो अजय देवगन की जो डॉटर है नायसा, है ना, इनके लिए एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। नॉट एज एन एक्टर। नॉट एज एन एक्टर बट और आने वाले समय में बाकी देखो तो जानवी कपूर आपको एकदम प्रॉमिसिंग दिखेंगे, और बाकी दीपिका, करीना, ये लोग भी हमें दिखेंगे ही दिखेंगे। बाकी न्यू कमर्स में और भी देखेंगे तो नहीं, ये दो ही एकदम प्रॉमिसिंग है जो मैंने आपको बताए थे, अगस्त्या एंड राशा। एकदम। बट सर आपने जैसे बताया फरदीन खान के बारे में भी कि कैसे एज फादर की सक्सेस वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए, ऐसे कोई आपने नाम देखे हैं किसी फील्ड में जिनका वैसे तो नंबर बहुत पावरफुल है लेकिन शायद गलत प्रोफेशन में आने की वजह से वो सक्सेस डिले हो जाती है, स्पेशली बॉलीवुड में अगर ऐसे? यस यस यस, अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस संजय खान, है ना, इनके जो बेटे रहे हैं, है ना, जायद खान, तो इनके लिए भी ऐसा है कि ये अगर बिहाइंड द कैमरा होते तो ये बहुत अच्छा करते, बहुत ही ज्यादा अच्छा करते। उनकी एक दो पिक्चरें चली भी बीच में, जी, रहूना 10। यस यस, फिर वो एकदम से गायब हो गए, है ना। सो इनके लिए भी अगर बिहाइंड द कैमरा अगर काम हो तो डेफिनेटली, खास करके प्रोडक्शन एंड ऑल, सुपर है इनके लिए। मुझे तो अभी भी अच्छे लगते हैं वो, जी। वेरी हैंडसम गए। सर वैसे आपने जैसे कहा ना कि किसी किसी के नंबर के हिसाब से करियर पाथ भी डिफाइन होते हैं। अगर किसी इंसान को सेम प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है तो वो क्या न्यूमरोलॉजी की वजह से वो रेक्टिफाई नहीं हो रही है या उसकी वजह से वो सॉल्व हो सकती है, क्या पैटर्न होता है इसका? ऐसा है कि अगर सेम प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो मेरा ऐसा मानना है कि या तो देखिए, लाइफ में करियर एक ऐसा चीज़ है जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग है ना सक्सेस के लिए। अगर रॉन्ग प्रोफेशन में अगर हम हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्रोफेशन चेक करना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, और मेरे पास ज़्यादा करके लोग मुझे खुशी है कि लोग आते भी इसीलिए है, नेम करेक्शन से ज़्यादा लोग मेरे पास करियर के लिए आते हैं। करियर के लिए? यस, कि कौन सा करियर सिलेक्ट करना चाहिए या कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए। मैं ये बिजनेस तो कर रहा हूँ, इसके अलावा और कौन से बिजनेस है जो मुझे करने चाहिए, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो यस, बहुत ही डिफाइनिंग है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम कौन सा करियर सिलेक्ट करें। तो अगर बार बार अगर स्ट्रगल हो रही है जीवन में, तो आपको एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए कि हम कहीं रॉन्ग प्रोफेशन में नहीं है। रॉन्ग प्रोफेशन, इट इज़ वेरी सिंपल, कि अगर आपको जाना है यहाँ से गोवा, आप सोचते हो कि मुझे तो लाइफ में सक्सेस चाहिए, मतलब कि मुझे तो मज़ा चाहिए, तो मज़ा के लिए हम जा रहे हैं गोवा, लेकिन बैठ गए हो आप दिल्ली की गाड़ी में, आप कभी नहीं पहुंचोगे। आप पहुंचोगे गोवा, आप कभी मज़ा नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ सेम, कि जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। सो अगर रॉन्ग प्रोफेशन में है सो स्ट्रगल तो रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको किसी ना किसी आपके आसपास के किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि कौन से प्रोफेशन में हमें जाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग ऑलरेडी कोई प्रोफेशन सिलेक्ट कर चुके हैं 5, 10, 15 साल से,
और अब उनको उस एज में चेंज करना पॉसिबल नहीं है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो भी एटलीस्ट आपके चार्ट के अंदर कोई नंबर अगर मिस हो गया है ना, जैसे मेरी जन्म तारीख में भी कुछ नंबर मिसिंग हो गया, आपके अंदर भी होंगे। अगर वो नंबर मिसिंग है तो उसका भी प्रभाव है हमारे जीवन पे। तो वो मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज कर सकते हैं हम, हमारा नेम करेक्शंस कर सकते हैं, और इससे भी हम हमारी काफ़ी स्ट्रगल दूर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 40 से 50% एटलीस्ट हम उनकी इतनी तो हेल्प कर ही सकते हैं कि 40 से 50% स्ट्रगल तो कम हो ही जाएगी, सेम प्रोफेशन में भी। चलिए सर, फाइनली आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बिकॉज आपने इतने नंबर्स देखे हैं, स्पेशली जो सक्सेसफुल लोग या ये इन्फ्लुएंसर्स के आपने जब नंबर्स देखे हैं, कोई ऐसा कॉमन पैटर्न उसमें दिखा है जो शायद आप स्टैंड आउट करता हो और हमारे व्यूअर्स को बताना? जो भी सोशल मीडिया में है या जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, इन सब की एक पैटर्न है, या है ऐसे भी ज़्यादा मैं कहूँगा स्पेसिफिक, कि जो लोग सक्सेसफुल है ना, या सक्सेसफुल हो सकते हैं या होने वाले हैं, वो सारे लोग, उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 ज़रूर होगा कहीं ना कहीं से। चाहे तो उनकी जन्म तारीख 5 भी है, 14 भी है, 23 भी है तो 5 है, या तो और 6 होगा। जैसे मैंने कहा तो 6, 15, 24 का जन्म है, या तो जून मंथ में बॉर्न है, या तो 96, 86, कहीं से भी 6 आ रहा है जी, या टोटल होके आ रहा है, तो भी सोशल मीडिया के ज़माने में उनका टाइम आ रहा है। टाइम आ रहा है एकदम। तो सारे 6 लोग जो हैं वो किस्मत वाले तो अगर सोशल मीडिया में अगर रहना है तो 6 नंबर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। होना। बट ये अगेन फिर से जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ ऐसी आधी बात सुन के डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपका लाइफ पाथ क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ लिया किसी ने, सुन लिया कि मेरे पास 6 है सब, मैं तो चलो सोशल मीडिया में मेरा काम हो जाएगा फिल्म मीडिया ग्लैमर में, लेकिन उनका लाइफ पाथ या डेस्टिनी नंबर अगर रॉन्ग पे बैठा हुआ है तो सर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। इसके पीछे भी एक साइंस है, तो पूरा जी, प्रिपेयर होके ही आप इसमें कदम लें। चलिए सर, आपने हमको इतने इतने अच्छे तरीके बताए हैं। अब हम एक जाने से पहले क्विक रैपिड फायर न्यूमरोलॉजी करेंगे, जहां मैं आपको एक नाम बताऊंगा, आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी एनर्जी बतानी। ओके, बहुत सिंपल सा, ठीक है सर? 1 क्विक नेम, 1 क्विक आंसर। ओके, सबसे पहले किंग खान, शाहरुख खान। किंग खान, नंबर 6। सुपरस्टार। नंबर 6 वीनस का नंबर है और रिलेशनशिप का नंबर है। तो आप देखोगे तो इनके रिलेशनशिप्स एकदम स्ट्रॉन्ग है लोगों के साथ में, है ना, लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, है ना। हम सारे लोगों ने, मुझे लगता है, मतलब जितने लोग भी उनको देखे सब पर्दे पे ही देखते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि अपना बंदा है, अपना बंदा है ना, तो इजीली कनेक्ट कर जाते हैं वो। दैट इज वीनस का जो पावर है। नेक्स्ट, सलमान खान। सलमान खान, नंबर 9। और मुझे याद है जहाँ तक उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 9, उनका लाइफ पाथ भी 9 ही आता है। सो यस, 9 काफ़ी। 9 को अगर आप देखोगे तो दो तरीके से, एक तो अब 9 ऐसा होता है उसको पलट दिया जाए तो 6 हो जाता है। सो वैसे ही है कि स्वभाव कभी एक तरफ एकदम ह्यूमैनिटेरियन हो सकता है, लोगों को हेल्पफुल, और दूसरी तरफ अगर अपने पे आ जाए तो फिर फायर। भाईजान वाली बात आ जाती। ठीक है, आमिर खान। आमिर खान, नंबर 5, बैलेंस। अगर हम देखेंगे 1 से 9, तो उसका जो सेंटर का जो नंबर है, बीच का जो नंबर है, दैट इज़ 5। न्यूमेरोस्कोप भी जो बनता है जिसमें एकदम सेंटर में जो नंबर है, दैट इज़ नंबर 5। तो बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस। और इवन दो मैं उनके साथ में एक और नंबर कनेक्ट करूँगा कि ही इज़ नंबर 8, कि एक्सट्रीमिस्ट, कि जो भी काम करेंगे वो एकदम परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट के साथ में एकदम एक्सट्रीमिस्ट, जो भी करेंगे एकदम सब कुछ डाल देना है अंदर, पूरा उसी में वो अपनी लाइफ जी लेते हैं। मैंने सुना है अभी कि शायद वो किशोर कुमार के ऊपर शायद मूवी कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी गाना भी सीखना चालू कर दिया है। सो दिस इज अ एक्सट्रीमिस्ट, कि कोई अगर सिर्फ एक सिंगर का रोल भी कर रहा है तो गाना भी सीख रहा है। कितनी बड़ी बात है। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, नंबर 2। नंबर 2 इज़ अ मून, एंड दिस पीपल आर वेरी स्लो, जेंटल, है ना। सो अगर आप उनको देखोगे तो हमेशा लो वॉइस में ही आप देखोगे उनको, है ना, स्लो, जेंटल, गुड लुकिंग, है ना, तो पर्सनालिटी अच्छी। तो या दैट इज नंबर 2। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, अगेन नंबर 9, सेम एज सलमान खान, हाईली एनर्जेटिक, अगेन नंबर 9 की एक और
पैटर्न है, दैट इज़ नंबर 9 इज़ वेरी एनर्जेटिक। आप उनको देखोगे, उनसे ज़्यादा एनर्जी शायद किसी में है नहीं। तो या नंबर 9। सर थोड़ा स्पोर्ट्स की भी अगर बात कर लूँ हमारे नामों की, विराट कोहली। विराट कोहली, ही इज़ नंबर 5 अगेन, एंड ही इज़ बॉर्न ऑल्सो ऑन, आई थिंक नंबर 5 ही है उनका लाइफ पाथ नंबर भी। तो या ही इज़ ऑल्सो बैलेंस्ड, हर चीज़ में एकदम बैलेंस लेके आते हैं। उन्हें पता है कि कब उनको अग्रेसिव खेलना है, कब उनको रुक के खेलना है। सो ही नोज एग्जैक्टली कि उनका रोल आज इस गेम में क्या होने वाला है। तो सर लगता है ना 27 वर्ल्ड कप में होंगे विराट कोहली, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लग रहे हैं सर? 27 वर्ल्ड कप में होंगे, फिंगर्स क्रॉस। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नंबर 3, और ये उनका खुद का लाइफ पाथ नंबर भी है, और उससे आई थिंक वो एकदम अलाइन करते हैं कि जितना नॉलेज है उनको क्रिकेट का, फील्ड का समझ है उनको, एज गुड एज धोनी के बारे में लोगों ने काफ़ी बात की है। जितनी मुझे लगता है शायद रोहित शर्मा के बारे में उतनी बात नहीं की है जितनी धोनी के बारे में बात की है। और बहुत डीप नॉलेज है उनको फील्ड के लिए, कब क्या करना चाहिए फील्ड पे, ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए। सो या ही इज़ नंबर 3। चलिए फाइनली आपने जो भी नाम बोला है उस पर ही कर लेते हैं, MS धोनी। ओह, MS धोनी अगेन वेरी, वो नंबर 7, वो अगेन आई थिंक ही इज़ ऑल्सो 7 ओनली। सो वेरी डीप रिसर्च है उनका, तो हर मतलब वो जो भी काम करेंगे, नॉट ओनली इन क्रिकेट के अलावा जो भी वो काम करेंगे वो काफ़ी डीप में काम करते हैं ऐसे लोग। सो ही इज़ नंबर 7 की एनर्जी है, और काफ़ी अलग रहते हैं लोगों से, भीड़ भाड़ सोशल मीडिया में इनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं। हमने सुना है ऐसा कि वो कभी मोबाइल भी अपने साथ रखते नहीं थे, है ना। सो दिस इज़ हाउ, या ही इज़ टोटली नंबर 7। सर अगर नंबर्स की दुनिया में हम और घूमेंगे ना तो हमें एक और पॉडकास्ट करना जी पड़ जाएगा। जी जी बट आज के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर मैं नहीं, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत सारे टेक अवेज और वो जो मिथ्स थे, मिसकंसेप्शंस थे, वो क्लियर हो गए। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों अपने नंबर्स को सुनो, क्या पता वो आपको कोई कहानी बता रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।